ये आपकी कार है, ठीक है। पहले ये जो कार थी वो कहाँ पे जा रही थी? ये जा रही थी आपकी ईस्ट की तरफ। कितने से? मान के चलो ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। कैसे जा रहे थे? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कुछ देर तक ये ईस्ट डायरेक्शन में चली। उसके बाद इसने क्या लिया? आगे जाके क्या लिया उसने? टर्न लिया। कहाँ पे लिया? नॉर्थ की तरफ, बराबर है। और फिर ये कहाँ पे जाने लगी? आपकी कार नॉर्थ की तरफ जाने लगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगी इसके बाद, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगी, बराबर है। पहले 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ पे जा रही थी? इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर आगे कुछ गई, बराबर है। फिर उसने क्या लिया? एक टर्न लिया। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। और वहां पे भी वो कितने स्पीड से जा रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से। विदाउट स्पीड चेंज किए उसने क्या किया? एक टर्न लिया। तो आपको ये पूछा कि बताओ, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। इस कार की चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन क्लियर है क्या सबके लिए? अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या सबके लिए? हाँ, चलो तुम लोगों के पास 2 मिनट है, 2 मिनट में ट्राई करो, ठीक है। जो आंसर देगा उसको 10 रुपये ही ना, साथ में 1 रुपया भी मिलेगा शगुन का, ठीक है। और बाकी लोग भी बोलो जरा। चलो मेरे को डायरेक्शन भी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है, बराबर है। इसका आपको एक तो दोनों चीजें निकालनी। पहला क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन। उसके बाद क्या निकालना है? डायरेक्शन। चलो दोनों चीजें निकालो। थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, रोशन का भी आया 10√2 मीटर पर सेकंड। शशांक ने डायरेक्शन भेजा है 45 डिग्री। शशांक, अभी अभी 45 डिग्री तो इधर भी हो सकता है ना? 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, 45 डिग्री इधर भी हो सकता है। और आप किधर कहना चाहते हो? ठीक है, बी स्पेसिफिक। चलो पहले देख लेते कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब एक तो चीज समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मान के चलो कार निकली थी आपकी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे निकली थी, ठीक है। ये आपका इनिशियल टाइम है, ठीक है। और उसके बाद इसने टर्न लिया और वह कहां पे गई? इस तरफ गई। तो मान के चलो ये टाइम टी है, टाइम टी इज इक्वल टू टी है। जहां पे उसने क्या लिया? टर्न लिया। जहां पे उसने क्या लिया? टर्न लिया। और वो कहां पे गई? इस डायरेक्शन में गई। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम 0 पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी योर वेलोसिटी v1। वो क्या होगा? आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा v1, ठीक है। और जो टाइम t पे इसका वेलोसिटी होगा जब वो टर्न ले चुकी होगी, ठीक है, वहां पे जो वेलोसिटी होगी उसकी क्या होगी? v2 वेलोसिटी होगी। और ऑब्वियसली आपको बताइए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पहले वाले केस में लिखता हूं, ठीक है, तो ये पहले वाले डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये वाली क्या होगी? आपकी वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको मैं एरो के टर्म में दे देता, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस तरफ होगी। वो वेलोसिटी आपकी क्या है? v2 है। तो इसको मैं v2 वेलोसिटी दे देता, ठीक है। तो देख लो, तो v1 वेलोसिटी मिल गई और v2 वेलोसिटी मिल गई। और आपको निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा? उसको बोलते हैं डेल्टा। चेंज मतलब क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा। तो उसको लिखते हैं हम ऐसे, ये डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज और ये v क्या आपका? वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ऑब्वियसली जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं तो फाइनल क्वांटिटी माइनस क्या करते हैं? इनिशियल क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली फाइनल क्वांटिटी कौन सी होगी? गिवन। तो यहाँ पे लिख दो जी। तो v2 वेक्टर माइनस क्या जाएगा आपका? v1 वेक्टर। बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते, इसको थोड़ा सा क्या करते? रीअरेंज करते, बराबर। अगर आपको याद होगा हमने एडिशन में जब मैंने वेक्टर का एडिशन पढ़ाया था तो आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आर वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता थी कि ये जो ए वेक्टर थे ये पहला वेक्टर था और ये आपका बी क्या था? आपका दूसरा वेक्टर था, ठीक है। तो इन दो वेक्टर को जब ऐड करते थे आपको क्या मिलता था? आर वेक्टर मिलता था। बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको एक चीज पता है कि इन दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये क्या होते थे? आपके सेम ऑर्डर में होते थे। अगर मैं ट्रायंगल लॉ की बात करता हूं तो ये क्या होते थे? आपके सेम ऑर्डर में होते थे, ठीक है। और ये जो आर होता था, ये जो आर होता था इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ क्या होता था? अपोजिट ऑर्डर में होता। ये क्या होता था आपका? अपोजिट ऑर्डर में था, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बनाते थे? साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तीनों साइड, ये पहली साइड ऑफ ट्रायंगल, ये दूसरी साइड ऑफ ट्रायंगल और ये वाली क्या होती थी? आपकी तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल। और ये इनका
अरेंजमेंट है, मतलब उनको मैंने कैसे कनेक्ट करके रखा है, सेम ऑर्डर में कनेक्ट करके रखा है या फिर अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करके रखा। तो इसको भी मैं क्या करता, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। अगर मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर बराबर है, और इस v1 को इस तरफ लेके आता तो ये वाला इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v2 वेक्टर। तो देख लो अभी अभी अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ये किसका काम कर रहा है, r का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, a का, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये आपको जो निकालना है, जो अननोन है आपका वो ये वाला अननोन है, क्योंकि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका आपको एक तो मैग्नीट्यूड भी पूछा है और आपको क्या पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है। तो मेरे को इस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नहीं पता और मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, तो उसको तो मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता ना। तो जो चीजें मेरे को पता है, जो चीजें मेरे को पता है पहले उनको रिप्रेजेंट कर लो। तो आपको क्या दिया हुआ है, v2 वेक्टर दिया हुआ है जो r का काम कर रहा है, आपको v1 वेक्टर दिया हुआ है जो b का काम कर रहा है। तो मैं इन दोनों को पहले दिखा देता। तो देख लो आपका v2 वेक्टर, तो v2 कहां पे आपका ऊपर की तरफ है, देख लो जी कहां पे आपका ऊपर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। तो देखो मैं क्या करता, सिंपल जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है मैं एज इट इज निकालता, देख लो निकाल दिया मैंने, बिल्कुल डरना नहीं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैं एकदम फील देके छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आपका क्या है ईस्ट, ये है जी आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले देख लो कि आपका जो v1 वेक्टर है वो कहां पे, ये b वेक्टर है ना, तो v1 आपका कहां पे, ईस्ट डायरेक्शन में, कहां पे आपका ईस्ट डायरेक्शन में। और जब मैंने आपको वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना पढ़ाया था तो मैंने बोला था किसी भी वेक्टर को जब आप ज्योमेट्रिकली दिखाओगे तो कहां से स्टार्ट करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, ओरिजिन से। अभी मैं ओरिजिन से अगर स्टार्ट करता हूं तो आपका जो v1 वेक्टर होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा जी, वो इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल सही। देख लो मैंने v1 दिखाया तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे दिखा दिया मैंने v1, तो ये हो जाएगा आपका v1 वेक्टर, क्या हो जाएगा आपका v1 वेक्टर, बिल्कुल सही है। अभी आपको बताइए v1 पता है जिसको तो मैंने दिखा दिया, आपको साथ में ये r वेक्टर भी तो पता है ना, हाँ बिल्कुल पता है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो r वेक्टर आपका कहां पे, देख लो v2 वेक्टर, तो v2 वेक्टर किसका काम कर रहा है, r का। पर हमको एक चीज पता है कि ये जो r वेक्टर होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ये b वेक्टर और a वेक्टर जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनके साथ क्या होता है, वो अपोजिट ऑर्डर में होता है। क्या होता है जी, अपोजिट ऑर्डर में होता है। और अपोजिट ऑर्डर मतलब होता है, अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या होता है, या तो टेल टेल एक जगह पे आने चाहिए या फिर हेड हेड एक जगह पे आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो r वेक्टर होगा, अभी जब आप इस r वेक्टर को यहाँ पे दिखाओगे जो आपका v2 वेक्टर है, तो और आपको पता जो है वो कौन सा है, b वेक्टर है, मतलब v1 वेक्टर है, तो ये v2 वेक्टर v1 वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब इसका अगर हेड उठाते हो तो इसके हेड के पास इसका हेड आना चाहिए, या फिर इसका टेल अगर पकड़ते हो तो इसके टेल के पास इसका टेल आना चाहिए, बिल्कुल सही है जी। तो आपका देखो v2 वेक्टर कहां पे, ऊपर की तरफ है, बराबर है, तो ऊपर की तरफ है तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देख लो ऐसे दिखा सकता हूं, ये हो जाएगा आपका v2 वेक्टर, ये एक तरीका हो गया। या फिर ये देखो दोनों के हेड एक जगह पे है, दोनों के क्या है, एक हेड एक जगह पे है, हो सकता है कि v2 का मैं टेल यहाँ पे भी दिखा सकता हूं, तो मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं ना, देख लो ये बन जाएगा आपका v2 वेक्टर। ठीक है, तो आप कैसे भी दिखा सकते हो, फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडे क्या होने चाहिए आपके, क्लियर होने। तो v2 मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, बोलो आप कहाँ पे पसंद करोगे, कहाँ पे दिखाना पसंद करोगे, या तो यहाँ पे करो या तो यहाँ पे करो। चलो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यह आ गया आपका v1 वेक्टर, यह आपका क्या v2 वेक्टर। ठीक है, अभी आपको एक चीज बताई कि ये जो तीनों वेक्टर है ये मिलके क्या बनाते, ट्रायंगल बनाते थे, तो मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर देता, देखो ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, देख लो जी ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये तीनों वेक्टर मिलके क्या करते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। अगर ये दो साइड हो गई तो तीसरी साइड का काम कौन करेगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी वेक्टर। पर मेरे को उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखानी पड़ेगी उसकी। तो हमको पता ही है कि ये जो पहला, ये अगर पहला वेक्टर है और ये अगर दूसरा वेक्टर है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। या फिर ये भी वेक्टर जैसे आर वेक्टर के साथ अपोजिट ऑर्डर में, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसके साथ अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आर वेक्टर जो आपका v2 वेक्टर है इसका हेड यहाँ पे आ रहा है तो डेल्टा वी का क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो देखो ऐसे उससे आ जाएगा, तो ये बनेगा जी आपका, ये बनेगा आपका डेल्टा वी वेक्टर, क्या बनेगा आपका डेल्टा वी। ठीक है, अभी ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये क्या बन गया आपका ट्रायंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो सिंपल सी बात है कि ये जो v2 है
अभी इसकी मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूँ तो देख लो V2 की मैग्नीट्यूड कितनी है 10 है, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। V1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये भी 10 है, बिल्कुल सही है। तो देखो ये 10 है, ये 10 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ ना। मतलब डेल्टा V की जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी मैग्नीट्यूड होगी जो किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसके लेंथ का स्क्वायर प्लस इसके लेंथ का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जी आपका, तो देख लो आपका 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 स्क्वायर, बराबर है। और ऑब्वियसली आपका बताइए ये 2 का क्या हो जाएगा √2 और 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर ले तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो, बराबर है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो डेल्टा V मतलब क्या है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है। और आप देख सकते हो V1 आपका ईस्ट में और V2 आपका कहां पे, नॉर्थ में, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपका डेल्टा V वेक्टर मतलब क्या होता है आपका V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से है ना, तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है और सब्सट्रैक्शन का आपको फार्मूला है। तो ये एक तरीका हो गया ज्योमेट्रिकली निकालना, ये मैंने कैसे निकाल के दिया, ज्योमेट्रिकली। अभी मैं किससे निकाल के दे रहा हूं, मैथमेटिकली। देखो आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज्योमेट्री कैसे मिली, राइट एंगल ट्रायंगल मिली, तो मैंने फट से लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम। अगर मेरे को मान के चलो ये चीज नहीं आती थी और मेरे को पता है कि डेल्टा V वेक्टर मतलब क्या होता है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, बराबर है। दोनों वेक्टर का मैं क्या कर रहा हूं, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, और सब्सट्रैक्शन का फार्मूला आपके पास पता है कौन सा, तो आपको पता ही R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। कल ही पढ़े थे जी, कल ही पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो A बोलो तो A मतलब क्या आपका, बराबर है, वो तो एडिशन में दिखाया है। यहाँ पे A मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा R वेक्टर सब्सट्रैक्शन में इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपका B वेक्टर, देख लो, ठीक है। तो ये आपका V2 काम करेगा। अभी A का ये मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, ठीक है। तो ये A वेक्टर V2, तो V2 की मैग्नीट्यूड कितनी है, वहां पे देखो 10, यहाँ पे लिख देता मैं 10 के। B की मैग्नीट्यूड कितनी है V1, तो V1 की मैग्नीट्यूड देखो वहां पे कितनी है 10, तो 10 के माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, तो देखो लो दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर, एक ईस्ट में और एक नॉर्थ में, और ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे को क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो कॉस ऑफ क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी 0, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकंड। तो देख लो इससे निकालो या फिर इससे निकालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आप लोगों ने शायद इससे निकाला होगा, देख लो आपने कौन से तरीके से निकाला था, आई गेस आपने उस मेथड से निकाला होगा। अरे बराबर है क्या, हाँ फार्मूला से निकाला होगा। ये मैंने आपको नई चीज पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले करवा दिया। समझ में आया क्या, हाँ। अभी बात करते हैं हम डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये अब डायरेक्शन का इसका भी फार्मूला आपके लिए आपके पास, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस मेथड से मैं डायरेक्शन का बताता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा V वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहां पे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, ये कहां पे आ रहा है आपका इस तरफ आ रहा है। तो लेट से ये जो डेल्टा V वेक्टर है, बराबर है, ये V2 वेक्टर दिख रहा है क्या, ये वाला ये V2 वेक्टर, तो देखो डेल्टा V वेक्टर और ये V2 वेक्टर, ये आपका एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये आपका एंगल बन रहा है, देख लो। तो मान के चलो ये एंगल कितना आपका, कोई भी एंगल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई जो मर्जी आपकी, चलो मैं ये वाला ले लेता। तो लेट से मान के चलो ये डेल्टा V वेक्टर है, इसका एंगल ये वाला है, और अपनी मर्जी से मान के चलो मैं फाई मान के चलता हूँ, इसको क्या मान के चलता हूँ फाई। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल है, बराबर है, और ये चीज आपको पता ही है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ठीक है। तो इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू ये अपोजिट साइड है और ये वाली क्या आपकी एडजेसेंट साइड है, तो मैं ये लगा सकता हूँ tan ऑफ फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड बोलो क्या है 10, ठीक है, ये वाली 10 और ये वाली क्या आपकी एडजेसेंट साइड 10/10, तो ये आ जाएगा आपका 1। और कौन से tan की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता ही है फाई इज कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री होगा तभी तो वैल्यू 1 आएगी ना। तो ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, ये कितना है आपका 45 डिग्री, तो देख लो यहाँ पे लिख देता, तो ये है आपका 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री आया तो यहाँ पे देख लो ये डायरेक्शन, ये तो आपको चीज बताइए ये क्या होता है आपका ईस्ट, बराबर है, ये वेस्ट, बराबर है, ये नॉर्थ, और ये क्या होता है आपका साउथ। तो बराबर देखो
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या, नॉर्थ और वेस्ट के क्या आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका क्या डायरेक्शन आ जाएगा, ये वाला आंसर क्या होगा इसका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगी, 10√2, बराबर, ये आपके आंसर होगी। तो देखो कितने लोगों ने नॉर्थ वेस्ट दिया था, समझ में आएगा जी कि चले सन्नाटे में चले गए। ओके, नॉर्थ ईस्ट बोला था, तो नॉर्थ ईस्ट आपका गलत आंसर है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, दे सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपको अगर फार्मूले से करना है तो देख लो, अगर फार्मूले से देना है तो आपको एक चीज इसका देखो, इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन का आपको पास फार्मूला पता है, ठीक है। कौन डायरेक्शन कौन सा पता है आपको, तो देख लो, tan ऑफ अल्फा बराबर है इज इक्वल टू क्या था आपका, b साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या होता था आपका, a प्लस बी a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपका ये सब्सट्रैक्शन है तो आपके ये जो थीटा एंगल होती है वो किसके बीच में होती है, a और b के बीच में, और ये जो अल्फा एंगल होती है किसकी होती है, r की एंगल a के साथ। मतलब r का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, डेल्टा v वेक्टर, और a का काम कौन कर रहा है, v2 वेक्टर। मतलब ये इस वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, ये अल्फा, ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो देख लो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं, तो b की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो देख लो 10 ही है दोनों की, तो साइन 10 साइन ऑफ 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 कॉस ऑफ 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली निकाल के दे रहा हूं, ये तो चीज जीरो हो जाएगी, हटा दो इसको, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 बटे 10, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो यहां से अगर देखोगे तो जो अल्फा है आपका वो आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो मतलब आपका जो एंगल मिल रहा है किसके बीच में, डेल्टा वी और V2, डेल्टा वी और V2, इसके बीच में आपका एंगल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। मतलब ये अगर आपका डेल्टा, ये अगर आपका V2 है, देख लो यहाँ पे दिखाता हूं, ये अगर आपका V2 है, ये अगर आपका क्या है, V2 है, तो इसके साथ जो डेल्टा V है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर देखोगे तो डेल्टा V2, डेल्टा देखो, ये देख लो, ये V2 है आपका, बराबर है, तो ये डेल्टा V है, तो देख लो इसकी डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है, ये आपकी डायरेक्शन होगी, और ये आपका V2 है, तो देख लो ये वाला ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों का देखो टेल आ जाएगा, ये V2 ऊपर लेके गया और डेल्टा V को इस तरफ लेके आ गया, ये एंगल आपकी 45 डिग्री आ रही है। देखो ये आपका बनेगा अल्फा आ गया, ये बनेगा आपका अल्फा। देख लो समझ में आ रहा है क्या, देख लो मैथमेटिकली भी निकाल के दिया, देख लो जी मैथमेटिकली भी निकाल के दिया। डायरेक्शन जब भी दिखाना है ना, तो पहले ने क्या, आपको इस फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पहले उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देना, एक ट्रायंगल बना देना, फिर उसको उसके कैलकुलेशन करना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो पहले मेरे को बताओ, आपको चीज पता है, ये बॉडी मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, मोशन परफॉर्म करे, वो क्या करे, मोशन परफॉर्म करे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्वर क्या होता है, उस बॉडी की मोशन को जो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो ऑब्जर्वर जिस जगह पे, ऐसा कोई भी रीजन या फिर ऐसा कोई भी प्लेस जहां पे बैठ के या फिर जहां पे खड़ा होके वो क्या करे, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अभी ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका मान के चलिए आपका पेड़ है, ये आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है। और मैंने आपको अभी यहाँ पे दो चीजें, एक आपका मैन है, एक आदमी है, और एक आपका बालक है। जो आदमी है वो आपका रोड पे खड़ा है, ठीक है, और जो बालक है आपका वो एक टेम्पो में खड़ा है, एक कहां पे खड़ा है, वो अंदर एक टेम्पो में खड़ा है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन किया कि बताओ कि ये जो पेड़ है इसकी पोजीशन क्या होगी, ये जो ट्री है, ट्री की पोजीशन क्या होगी, क्या है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन किया मान के चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किसको किया, बालक और मैन, इन दोनों को किया, बराबर है। तो ये मेरे को बताओ, अगर इनको मैंने पूछा कि बताओ ये जो पेड़ है उसकी पोजीशन क्या है, तो दोनों के आंसर क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों का आंसर पूछा तो ये क्या करेंगे, ये जो बालक होगा ये क्या करेगा, यहां से दूरी मेजर कर लेगा ऐसे फट से,
ठीक है। और ये जो आदमी होगा ये क्या करेगा, यहां से दूरी मेजर कर लेगा। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन इस बर्ड को पूछा होता, किसको पूछा होता, बर्ड को पूछा होता, तो ये क्या करता, यहां से दूरी मेजर करता। अब जैसे मान के चलो कि ये जो बालक है इसने जब दूरी मेजर की खुद से इसकी, तो ये मान के चलो 5 मीटर है, कितनी आई, 5 मीटर है। इसने जब मेजर की तो कितनी आई, मान के चलो 8 मीटर आई। और इसने जो मेजर की तो इसकी कितनी दूरी आई, तो लेट्स से ये 12 मीटर है, कितनी आई, 12 मीटर है। तो मैंने इन तीनों को एक ही क्वेश्चन किया, इन तीनों को एक ही क्वेश्चन किया कि बताओ इस ये जो आपका पेड़ है इसकी पोजीशन क्या है। तो मेरे को जो आंसर मिले वो कितने आंसर मिले, 3 मिले। तो जब बालक ने मेरे को आंसर दिया उसने बोला कि कुछ नहीं, जो पेड़ है उसकी पोजीशन कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। और जो आदमी है उसने मेरे को आंसर दिया कि पेड़ की जो पोजीशन है वो कितनी है, 12 मीटर है। और जो बर्ड है उसने मेरे को आंसर दिया कि जो पेड़ है इसकी पोजीशन कितनी है, 8 मीटर है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जिस आदमी ने मतलब जिसने भी इन तीनों को क्वेश्चन पूछा होगा कि इस पेड़ की पोजीशन क्या है, बराबर है, उसने तो पोजीशन एक ही चीज के पूछी। और मेरे को जो आंसर आए वो कितने आए, मेरे को 3 आंसर आए। साला 3 आंसर आए तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना यार, तुम मेरे को या तो बेवकूफ बना रहे हो या फिर तुम गलत चीज बता रहे हो, कुछ भी अनाप बोल रहे हो, ठीक है। कि इसकी पोजीशन अलग है, ये बोल रहा है 5 मीटर है, ये बोल रहा है 8 मीटर है, ये बोल रहा है 12 मीटर है। इसकी पोजीशन तो एक ही हो सकती है ना, 3 कैसे हो सकती है, वो तो हो ही नहीं सकती ना। अगर इन्होंने 3 आंसर दिए, या तो ये तीनों गलत बोल रहे होगे या फिर पेड़ 3 जगह पे होगा, ये 2 ही चीजें हो सकती है। लेकिन मैंने देखा पेड़ तो साला अपनी जगह पे ही है, बराबर है, पर मेरे को तो आंसर 3 आ रहे, बराबर है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि इन तीनों ने 3 आंसर इसीलिए दिए बिकॉज जब आपका आंसर बालक ने दिया तो बालक ने इस पेड़ की जो दूरी मेजर की वो कहां से मेजर की, खुद से मेजर की। कहां से मेजर की, खुद से मेजर की। और जब मैंने आदमी को पूछा तो आदमी ने क्या किया, खुद ये जो पेड़ है इसकी दूरी कहां से मेजर की, उसने खुद से मेजर की। और जब बर्ड को पूछा तो बर्ड ने भी कहां से मेजर की, खुद से मेजर की, ठीक है। तो इन तीनों चीज में एक चीज है, यहाँ पे तीनों में रेफरेंस चेंज हुआ। अभी ऑब्वियसली किसी भी चीज की जब दूरी मेजर करते हैं तो एक रेफरेंस तो यूज कर देना, क्योंकि अभी जैसे मान के लो मैं किसी चीज की मेरे को दूरी बतानी है, किसी चीज की अगर मेरे को लेंथ बतानी है, तो जिस स्केल से आप मेजर करोगे उस स्केल का 0 कहीं भी तो रखना पड़ेगा ना। 2 एंड पॉइंट हो गए तभी तो लेंथ मेजर कर पाओगे। तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एक रेफरेंस रखना पड़ेगा। तो इन तीनों में जो रेफरेंस है वो अलग अलग है। बालक के केस में बालक रेफरेंस है, बालक 0 का काम कर रहा है, बराबर है। मैन के केस में मैन रेफरेंस है और बर्ड के केस में क्या है, बर्ड रेफरेंस है। तो एक्चुअली में ये रेफरेंस मतलब क्या होता है आपका, ऑब्जर्वर। रेफरेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर। इन तीनों केस में 3 आंसर इसीलिए आए कि तीनों केस में जो आपका ऑब्जर्वर था वो अलग अलग था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन था, ऑब्जेक्ट था आपका पेड़। ऑब्जेक्ट कौन था आपका, पेड़। जब मैंने बालक को पूछा तो बालक ने क्या किया, खुद को ऑब्जर्वर मान लिया। खुद को क्या मान लिया, ऑब्जर्वर। जब मैंने आदमी को पूछा तो उसने खुद को ऑब्जर्वर मान लिया, और जब मैंने बर्ड को पूछा तो उसने खुद को ऑब्जर्वर माना। यहाँ पे ऑब्जर्वर चेंज होने की वजह से, ऑब्जर्वर चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट की क्या होगी, पोजीशन भी चेंज होगी। पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जब भी किसी बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, ऑब्जर्वर को फिक्स करते हैं, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों केस में अगर ऑब्जर्वर एक ही रखा होता तो इसकी जो पोजीशन होती उसका जो आंसर मिलता मेरे को क्या मिलता, एक ही मिलता। लेकिन यहाँ पे 3 ऑब्जर्व होने की वजह से मेरे को आंसर भी क्या मिले, अलग अलग मिले। मेरे को आंसर भी क्या मिले, अलग अलग मिले। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, फटाफट बोलो, फटाफट। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो फट से पूछ लो। हाँ चलो क्लियर है। चलो तो ये हो गया आपका बॉडी, ऑब्जर्वर, और एक चीज आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होके या फिर जिस जगह पे ऑब्जर्वर है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अभी ये आदमी है तो आदमी कहां पे आपका, ग्राउंड पे। आदमी कहां पे आपका, ग्राउंड पे। तो इस केस में आपका ग्राउंड क्या हुआ, इस केस में आपका ग्राउंड क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड क्या हुआ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड हुआ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर। इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, इस केस में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करो तो आदमी कहां पे खड़ा है, आदमी खड़ा है आपका टेम्पो पे। तो टेम्पो क्या हो गया आपका, ये जो आपका ट्रक है इस केस में, इसमें जो ट्रक है वो आपका क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अगर मैं बर्ड की बात करता हूं तो बर्ड के लिए क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बर्ड तो साला हवा में, ठीक है। तो हवा में मान के चलो ये कोई तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा ना, तो ये जो स्पॉट होगा ये क्या होगा आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। वो स्पॉट क्या होगा आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो लेट्स से तो ये तीनों जगह में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और तीनों जगह में ऑब्जर्वर अलग है, इसलिए तीनों जगह में जो बॉडी है उसका पोजीशन भी मेरे को क्या मिला, अलग मिला। तीनों जगह पे मेरे को पोजीशन भी क्या मिला, अलग मिला। इसके बाद आता है
रेस्ट और मोशन में डिफरेंस। अभी एक और चीज बताओ कि डिफरेंस क्या है रेस्ट और मोशन में। रेस्ट एंड मोशन, इसमें डिफरेंस क्या है? रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? बोलो, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा मेरे को? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? अभी एक चीज बताओ, एक चीज देखो कि ये जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, अभी कोई जब भी ऑब्जर्वर होता है ना, तो ऑब्जर्वर खुद को क्या मान लेता है? जीरो मान लेता। अब ये जीरो कौन सा है? तो एक्चुअली में ये जीरो है ओरिजिन। ये जीरो क्या होता है? आपका ओरिजिन होता है। जैसे अगर मैं खुद ऑब्जर्वर हूं, मैं क्या हूं? खुद ऑब्जर्वर हूं, तो मैं खुद को, अभी मैं खुद ऑब्जर्वर हूं, मान के तो किसी बॉडी के मोशन को क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। किसी बॉडी के मोशन को क्या कर रहा हूं? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मैं क्या हुआ? ऑब्जर्वर हुआ ना। और ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे रहता है? रेफरेंस पॉइंट पे रहता है। कहां पे रहता है? ऑब्जर्वर खुद को क्या कंसीडर करता है? रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता है। और हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका ओरिजिन होता है। वो क्या होता है? आपका ओरिजिन होता है। क्योंकि किसी भी बॉडी की जब आप पोजीशन देखते हो, तो उसकी पोजीशन आप कहां पे मेजर कर सकते हो? एक्स एक्सिस में मेजर कर सकते हो, वाई एक्सिस में मेजर कर सकते हो, और जेड एक्सिस में मेजर कर सकते हो। तो जब भी मैं ऑब्जर्वर का काम करूंगा, तो मेरे जो सामने वाली चीज होगी वो क्या होगा? मेरा एक्स एक्सिस। मेरे सामने वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, बराबर है। मेरे राइट साइड में क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। राइट साइड में क्या होगा? वाई एक्सिस। और मेरे जो ऊपर होगा वो क्या होगा? मेरा जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। तो हमेशा ऑब्जर्वर किसके साथ रहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रहता है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। जैसे अभी ये ऑब्जर्वर है, तो इसके लिए ये वाला क्या होगा? आपका सामने वाला क्या होगा? एक्स एक्सिस, बराबर। इस राइट हैंड साइड वाला क्या होगा? वाई एक्सिस। और ऊपर वाला क्या होगा? इसके लिए जेड एक्सिस। सेम इन सेम वे इसके लिए भी क्या होगा? ये वाला एक्स एक्सिस, बराबर है। राइट हैंड साइड वाला क्या होगा? आपका वाई एक्सिस। और ऊपर वाला क्या होगा? आपका जेड एक्सिस। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा? सामने वाला एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, और ये क्या होगा? आपका जेड एक्सिस। और खुद कहां पे रहेगा? ओरिजिन पे। खुद कहां पे रहेगा? ओरिजिन पे। देखो तीनों जगह पे ऑब्जर्वर आपका क्या है? ओरिजिन है। तो ये बन गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या बन गया? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। श्रीयोग की तरफ से आंसर आया, रेस्ट मतलब नो एनर्जी, नो मूवमेंट। मोशन मतलब हैज एनर्जी टू मूव, हैज मोमेंटम। ठीक है, थोड़ा सा और अगर अच्छे से बता दे तो ये हो जाता। ठीक है, ठीक है, धुंधला धुंधला करेक्ट है आपका। तो चलो थोड़ा सा भी रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। तो रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे, टाइम के साथ चेंज करे, चेंज ना करे, सॉरी चेंज ना करे, तब हम क्या बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? रेस्ट में। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? रेस्ट में। वो आपका क्या है? रेस्ट में। और वैसे ही मोशन की अगर बात करोगे तो मोशन के लिए क्या होगा? इसका उल्टा। अगर ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन अगर चेंज करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या मानेंगे कि वो क्या है? मोशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कभी भी अपने को डिफरेंशिएट करना है रेस्ट और मोशन में, तो पहले क्या कर लो? ऑब्जर्वर देख लो। पहले क्या देख लो? ऑब्जर्वर। और किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो हम मानेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो क्या आपका रेस्ट में। और किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, तब हम क्या मान के चलेंगे कि वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? आपका मोशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आपका मोशन कर रहा है, बराबर है। तो सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ बताया, बराबर। क्योंकि ये सब चीजें मोशन के बारे में जो भी थ्योरीज है, जो भी फार्मूलाज है, वो सब किसने दिया आपको? न्यूटन भाई साहब ने दिए। किसने दिए? न्यूटन भाई साहब ने दिए। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ये चीज बताई कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, देख लो ये फंडे आपको हमेशा के लिए याद रखने पड़ेंगे। किसी भी ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी होती है। हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी होती है। ठीक है, तो पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक चीज हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि बोले मन में बिठा लो, इसको क्या कर लो? मन में बिठा लो। किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा हो, ऑब्जर्वर
जिस जगह पे खड़ा होगा वो चीज उसके लिए क्या होती है, स्टेशनरी होती है। वो चीज उसके लिए क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ये चीज पहले आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ये रेस्ट और मोशन का डिफरेंस मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मैन है जो आपका कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, और एक बालक है जो कहाँ पे है, आपका टेम्पो के अंदर है। ये आपका ड्राइवर है और आपका जो टेम्पो है वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई पूछी कि बताओ, एक तो मैंने ड्राइवर के लिए पूछा, इस ड्राइवर के लिए और इस मैन के लिए ये बालक की स्टेट ऑफ मोशन क्या है। देखो फिर से बता रहा हूं, इस आदमी के लिए और इस ड्राइवर के लिए ये जो बालक है इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है। मतलब मैंने आपको ये पूछा कि ड्राइवर और आदमी के लिए ये जो बालक है वो रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में। तो मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे तो वो रेस्ट में होता है, और ऑब्जर्वर के लिए अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो क्या होता है, आपका स्टेशनरी मोशन में होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं मान के चलो ये पूछा क्वेश्चन में कि इस आदमी के लिए ये बालक क्या कर रहा है, तो इस केस में मुझे पहले को समझना पड़ेगा क्या बॉडी है, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्या ऑब्जर्वर है। तो देख लो, जब मैंने क्वेश्चन में पूछा कि इस आदमी के लिए ये बालक क्या कर रहा है, इस आदमी के लिए ये बालक क्या कर रहा है, तो आदमी बालक को देखेगा ना, आदमी किसको देखेगा, बालक को। तो बालक क्या हो गया आपका, बॉडी, ये क्या हो गया आपका बॉडी, और कौन देख रहा है, आदमी। तो आदमी क्या हो गया आपका फ्रेम ऑफ, आदमी क्या हो गया आपका ऑब्जर्वर, और आदमी ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, तो देखो आदमी जो खड़ा है वो कहां पे, ग्राउंड पे खड़ा है। तो ग्राउंड हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो तीनों चीजों का मेरे को पता चल गया। अभी देख लेते हैं, तो जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना तो वैसे ही क्या हुआ, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बन गया आपका जेड एक्सिस। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं है। और ये आपका क्या है, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका क्या हुआ वाई एक्सिस। तो देखो तीनों एक्सिस, और आदमी कहां गया आपका ओरिजिन पे, देखो आदमी आपका आ गया ओरिजिन पे। अभी एक और चीज कि ये जो अभी तीन तो कोऑर्डिनेट मैंने ऑलरेडी सेट कर दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या करेगा वो, उसकी पोजीशन एक्स में मेजर करेगा, वाई एक्सिस में क्या करेगा, वाई एक्सिस में पोजीशन मेजर करेगा, और जेड में क्या करेगा, जेड एक्सिस में मेजर करेगा, ठीक है। और साथ में ये जो ऑब्जर्वर होता है अपने साथ क्या लेके बैठता है, एक वॉच भी लेके बैठता है। क्या लेके बैठता है, वॉच भी, उसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, उसको हम क्या बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसके साथ क्या रहेगा, एक वॉच रहेगा, ये अपने साथ क्या रखेगा, एक वॉच रखेगा इसे, ठीक है। और वॉच से क्या करेगा, टाइम मेजर करेगा, वॉच से क्या करेगा, टाइम मेजर करेगा। तो अभी देखो ये जो आदमी है वो किसको देख रहा है, इस बालक को देख रहा है, ये किसको देख रहा है, बालक को देख रहेगा। अभी आदमी यहां से बैठ के देखेगा कि ये जो बालक है वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है क्या। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं कुछ देर के बाद, अगर कुछ देर में अगर मैं देखता हूं तो ये जो आपका टेम्पो होगा वो कहां पे चला जाएगा जी, आपका कुछ आगे चला जाएगा कुछ समय में, समझते हो ना। अगर मान के चलो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, मतलब टाइम 0 क्या होगा, तो इस ऑब्जर्वर ने जब पहली बार इस बालक को देखा, बराबर है, उस समय की इसकी पोजीशन वो बोलता है आपका टाइम 0, ठीक है। और कुछ समय में ये जो बालक होगा आपका कहां पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि टेम्पो आपका आगे चला जाएगा, और टेम्पो के साथ कौन आगे चला जाएगा, आपका बालक भी आगे चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो बालक आपका कुछ देर में आपका यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब इस ऑब्जर्वर ने देखा तो बालक आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आता, और टाइम t इज इक्वल टू कहां पे चला गया, आपका यहाँ पे चला गया। तो एक्चुअली में इस बालक ने इस ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी पोजीशन क्या की, चेंज की। तो इसीलिए ये अगर मैं आदमी को पूछा कि आदमी के लिए ये बालक क्या कर रहा है, तो आदमी बोलेगा कि ये जो बालक है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि इस बालक ने जो पोजीशन चेंज की वो कहां पे की, एक्स एक्सिस में चेंज की। कहां पे चेंज की, एक्स एक्सिस में चेंज की, इसलिए आदमी के लिए बालक क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, राइट राइट, अमन सही बताया, सही बताया, गुड। बाकी लोग भी बताओ समझ में आ रहा है क्या, बाकी लोग भी बोलो फट से। एग्जाम्पल आसानी है, ठीक है, एग्जाम्पल आसानी आप ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, बराबर, ये सब चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो गुड 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 गुड, चलो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलो अभी दूसरी देख लेते, अभी दूसरी चीज देख लेते। तो दूसरी चीज में क्या पूछा है कि अभी पहले इसमें देखा, जब आदमी को पूछा कि ये बालक क्या कर रहा है, आदमी ने सीधा सीधा आंसर दिया कि बालक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, बिकॉज वो एक्स एक्सिस में टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था आदमी के लिए, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन मैंने किसको किया, ड्राइवर को किया। किसको किया मैंने, ड्राइवर को। तो जैसे मैंने ड्राइवर को क्वेश्चन किया कि ड्राइवर भाई साहब आपके लिए बालक क्या कर रहा है, वो स्टेट में है कि मोशन में, ये बताओ। तो ऑब्वियसली मैं ड्राइवर को पूछा तो ड्राइवर किसको ऑब्जर्व करेगा, बालक को ऑब्जर्व करेगा। तो ड्राइवर बन जाएगा आपका ड्राइवर बन जाएगा आपका ऑब्जर्वर। तो ये बन जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा आपका जेड एक्सिस, और ये बन जाएगा आपका
वाई एक्सिस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और साथ में ड्राइवर क्या कर लेगा अपने साथ, एक वॉच भी ले लेगा। क्या ले लेगा, वॉच, ठीक है, टाइम मेजर करने के लिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब एक चीज हमने और पढ़ी है, इस ड्राइवर में, अगर ड्राइवर को मैंने पूछा कि बालक क्या कर रहा है, तो ड्राइवर बन गया आपका ऑब्जर्वर, बालक बन गया आपका ऑब्जेक्ट, बालक क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। और ड्राइवर जिस जगह पे खड़ा है या फिर बैठा है, वहां से जब बालक को देख रहा है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ड्राइवर के लिए मैं अगर बोलता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, तो ड्राइवर कहां पे बैठा हुआ है, ऑब्वियसली आपका ट्रक पे बैठा हुआ है, तो ट्रक क्या हो गया उसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और चीज हमने पढ़ी है, एक और चीज हमने पढ़ी है कि न्यूटन भाई साहब ने एक और चीज हमको बताई है, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होता है, हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो ऑब्वियसली अगर ड्राइवर आपका ट्रक पे खड़ा है, अगर आपका ड्राइवर ट्रक पे खड़ा है और ड्राइवर के लिए अगर ट्रक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ट्रक क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर के लिए ट्रक ही स्टेशनरी हो गया, ड्राइवर के लिए ट्रक ही स्टेशनरी हो गया, तो ट्रक में रखी हुई हर चीज स्टेशनरी हो जाएगी। तो ट्रक में कौन रखा हुआ है, बालक, तो इस ड्राइवर के लिए बालक भी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी हो जाएगा मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और अब बोलेगा ड्राइवर कि उसके लिए बालक क्या आपका, रेस्ट में, बालक क्या है, रेस्ट में। बिकॉज ड्राइवर के लिए ये बालक अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रक आपका स्टेशनरी हो गया, तो उसके साथ बालक भी क्या हो गया आपका, स्टेशनरी हो गया। किसके लिए, ड्राइवर के लिए। ये चीज समझ में आई क्या, बताओ, बोलो समझ में आ रहा है क्या, कि सन्नाटे में जा रहे हो। क्लास में होता तो और अच्छे से खेल देता, ठीक है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। पक्का, पक्का, सन्नाटे में तो नहीं जा रहे, बाकी लोग भी बोलो। गर्ल्स तो एकदम शांत हो गई। अच्छा, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ओके, हुशाम को भी क्लियर है, तनुश्री को भी क्लियर है, गुड गुड। बाकी लोग भी बोलो जरा सा। श्रीयोग समझा कि नहीं समझा, नो समझा, हाँ समझा, क्या है श्रीयोग, नो भी लिखा है और समझा भी लिखा है। हाँ ओके, क्लियर है, गुड गुड गुड, चलो ठीक है। तो ये चीज होगी। आप एक और इस तरीके से भी समझ सकते थे। अभी एक तो चीज समझ सकते हो ना, देखो अभी अगर मैं देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर देखता हूं, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर देखता हूं, तो ठीक है, तो ये देखो, ये पहले ट्रक आपका कहां पे था, यहां पे था, ट्रक आपका कहां पे था, यहाँ पे था। तो टाइम 0 पे अगर मैं देखता हूं, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखता हूं, तो ड्राइवर क्या करेगा, बालक का दूरी मेजर कर लेगा। तो देख लो ये कितना दूरी है, इतना दूरी आ रहा है, देख लो इतना दूरी आ रहा है, देख लो, बराबर। टाइम फिर क्या करेगा, ड्राइवर आपका कहां पे, ये थोड़ी देर में ट्रक आपके आगे निकल जाएगी, थोड़ी देर में ट्रक आपकी कहां पे निकल जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी। तो आपका ड्राइवर यहाँ पे होगा, आदमी यहाँ पे होगा, तब दूरी मेजर करेगा। तो यहाँ पे जितनी दूरी मेजर की दोनों के बीच में, उतनी दूरी क्या होगी आपकी, यहाँ पे होगी। मतलब इनके बीच में जो दूरी है वो चेंज हो रहा है क्या, मतलब ड्राइवर से जो बालक है वो ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, मतलब ड्राइवर से ना दूर जा रहा है ना पास में आ रहा है। मतलब ड्राइवर के लिए बालक की पोजीशन क्या है, सेम ही है ना, इसलिए वो स्टेशनरी, इसलिए स्टेशनरी। हालांकि जब आप ट्रक के बाहर से देखोगे तो ये दोनों आगे निकल जाएंगे, दोनों कहां पे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्ट एंड मोशन, ये क्या हो गया आपका, रेस्ट एंड मोशन। तो चलो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं रिलेटिव मोशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, रिलेटिव मोशन की तरफ। चलो ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब ये रिलेटिव मोशन क्या है, एक्चुअली रिलेटिव मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और मान के चलो इधर आपका क्या है, वर्धा है, इधर आपका क्या है, वर्धा, ठीक है। और लेट से इधर आपका क्या है, नागपुर है, इधर आपका क्या है, नागपुर है। और आप कहां से कहां पे निकले, वर्धा से नागपुर की तरफ निकले। कहां पे निकले, वर्धा से नागपुर की तरफ निकले। और किससे निकले आप, मान के चलो बस से निकले या फिर ट्रक से निकले, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो आप किससे निकले, बस से निकले। ये आपकी बस है, ये आपकी बस है, ठीक है। अभी बस में मान के चलो एक तो आप थे, एक क्या थे, आप थे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप थे, ठीक है, ठीक है। और साथ में बस में कौन थे, आपके एक चाचा जी थे। एक क्या थे, आपके साथ कौन बैठे थे, चाचा जी बैठे थे, ठीक है, ठीक है। ये आपके चाचा जी बैठे थे, ठीक है। मैंने एकदम मतलब मूछ वगैरह दिखा दिया, ठीक है। ये आपके चाचा जी है, ठीक है। तो आप दोनों बस में खड़े हो, ठीक है। और आपकी बस कहां पे निकल चुकी है, मान के चलो आगे निकल चुकी है 50 किलोमीटर पर आवर से, केएमपी 50 केएमपी से आपकी कहां पे निकली है, वर्धा से नागपुर की तरफ आपकी बस निकली है, ठीक है। अभी मान के चलो एकदम आप आराम से जा रहे थे, ठीक है,
मस्त आराम से निकले थे, अभी रोड भी बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है, वर्धा से नागपुर की, ठीक है। और एकदम से क्या हुआ, एकदम गाड़ी एकदम आराम से चल रही थी और आपको नींद लग गई बीच में, ठीक है, आप मस्त सो गए। आप क्या करें, बीच में मतलब बीच रास्ते में आप सो गए, ठीक है, और तब तक आपकी कार, आपकी जो गाड़ी थी वो सेलू के आगे निकल चुकी थी, मान के चलो, बराबर, कुछ बुट्टीपुरी तक पहुंच रही थी, ठीक है। और एकदम से बुट्टीपुरी पे पहुंचे आप, एकदम से आप जग गए, एकदम से क्या हो गया, आपके एकदम आपकी नींद खुल गई, बराबर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी मान के चलो आपको कहीं पे, मतलब अभी नागपुर में तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारी जगह होती है ना जब आपको मतलब गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है। तो किसी को बर्डी जाना होता है, किसी को छत्रपति जाना होता है, किसी को सदर जाना होता है, किसी को बस स्टॉप जाना होता है, तो ऐसे बहुत बहुत जगह होते हैं। तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या करोगे कि चलो आपका पहला क्वेश्चन करेगा कि आप क्या बोलोगे, मतलब आप देखो क्वेश्चन ही देखो आप कैसे पूछते हो, ठीक है। आप पूछोगे नागपुर कब आ रहा है, नागपुर कितनी टाइम में आ रहा है। अरे पूछते हो क्या ये क्वेश्चन, नागपुर कब आ रहा है, ये पूछते हो क्या क्वेश्चन, ये बताओ आप पूछते हो क्या क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछते हो क्या, अरे बोलो पक्का। देखो नॉर्मल सी क्वेश्चन होगा, आपने यही क्वेश्चन पूछा होगा, नागपुर कब आ रहा है, पक्का, चलो गुड, ठीक है। तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है कि नागपुर कब आ रहा है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, ये जो नागपुर है ये तो आपका एक प्लेस है ना, ये आपका क्या है, प्लेस है, और ये कभी चलता है क्या, नहीं चलता है। और वर्धा भी कभी चलता है क्या, वर्धा भी कभी चलता है क्या, ये भी तो आपका एक प्लेस ही है ना, ये भी कभी नहीं चलता। फिर भी आपने क्वेश्चन क्या किया कि नागपुर कब आ रहा है, आपने इस चाचा जी को क्वेश्चन किया कि नागपुर कब आ रहा है। अभी नागपुर कैसे चलेगा, नागपुर कभी चलेगा क्या, नहीं। तो एक्चुअली में हम क्या करते, ये सब चीजें हम रिलेटिवली बात करते, कैसे बात करते हैं, रिलेटिवली बात करते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, बराबर। तो ऑब्वियसली जब आपका ये था बालक था, इस बालक ने जब चाचा जी को क्वेश्चन किया कि नागपुर कितने टाइम में आ रहा है, वो इसलिए किया क्योंकि ये जो बालक था वो क्या कर रहा था, खुद को ऑब्जर्वर मान के चल रहा था, क्या मान के चल रहा था, खुद को ऑब्जर्वर मान के चल रहा था। अगर ये खुद को ऑब्जर्वर मानेगा, बराबर है, तो ये चीज क्या हो जाएगी इसके लिए, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसके लिए, वाई एक्सिस, बराबर। और साथ में ये क्या लेके बैठेगा अपने साथ, वॉच लेके बैठेगा, साथ में क्या लेके बैठेगा, इसका अपने साथ वॉच लेके बैठेगा, ठीक है, बराबर। और हमको एक चीज पता है कि ये इसने किसके बारे में बात की, नागपुर के बारे में बात की, तो ये तो ऑब्जर्व हुआ ना, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, बस में खड़ा है भाई, कहां पे खड़ा है, बस में। और न्यूटन साहब ने एक चीज अपने को बता दी है, एक चीज अपने को बता दी है कि एक चीज अपने को बता दी है कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए होता है, स्टेशनरी होता है, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है, स्टेशनरी होता है, बराबर है। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बस को क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा, बस को क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा। लेकिन हमको एक चीज पता है, अगर मैं बस की बात करता हूं तो बस के पास आगे तरफ कितनी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर बस के पास स्पीड अगर है 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो ग्राउंड से है ना, ये तो ग्राउंड से है ना, पर आपका ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, वो बस के अंदर खड़ा है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए बस क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी। तो इसलिए क्या करेगा कि बस के लिए अगर 50 किलोमीटर पर आवर आगे स्पीड है, तो ये बालक क्या, मतलब हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकली चेंजेस करेंगे, मैथमेटिकली क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। बिकॉज न्यूटन भाई साहब ने बोला है कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। और इसको मेरे को स्टेशनरी करना है, इसको मेरे को क्या करना है, स्टेशनरी करना है। इस बस को अगर मेरे को स्टेशनरी करना है, इस बस को अगर मेरे को स्टेशनरी करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बेस पे, और मेरे को पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर पर आवर लगाना पड़ेगा। ये मैंने चेंजेस किया, तब जाके। अभी आपको एक चीज पता है, जैसे आप लोगों ने पहले लेक्चर में बताया था वेक्टर के, कि अगर ये आपकी एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर इस तरफ फोर्स है 10 न्यूटन और इस तरफ फोर्स है 10 न्यूटन, और आपको पूछा कि बताओ इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स क्या था, आप क्या करते थे, ये 10 और ये 10 कट कर देते थे, बिकॉज ये पॉजिटिव फोर्स होता था, ये क्या होता था आपका नेगेटिव फोर्स होता था। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये +10 हुआ, ये -10 हुआ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते। तो वैसे ही इस बस को स्टेशनरी करने के लिए मैंने पीछे कितना लगाया, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, +50, और ये वेलोसिटी क्या होगी, -50, ये कैंसिल आउट होगी, बराबर। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए बस स्टेशनरी होनी चाहिए, बिकॉज बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसलिए इसने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, पीछे कितना लगाया, 50 लगाया, तो ये 50 और ये 50 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अभी एक और चीज है कि जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किए होंगे, जो चेंजेस आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किए होंगे,
वही चेंजेस आपको कहां पे करने पड़ेंगे, वही चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे, सराउंडिंग में करने पड़ेंगे। कहां पे करने पड़ेंगे, सराउंडिंग में। अभी सराउंडिंग कौन है, तो ये आपका एक सिस्टम है बस, बराबर है। तो इसको छोड़ के बाकी सब चीजें क्या होगी आपकी, सराउंडिंग। तो ऑब्वियसली नागपुर आपको क्या हुआ, सराउंडिंग। तो इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा कितना, तो जो चेंजेस आपने 50 मैंने कहां पे लगाया, इस तरफ ना, तो इस नागपुर को भी क्या करना पड़ेगा, 50 इस तरफ लगेगा, लगाना पड़ेगा। तो अभी जब यहां से बालक या फिर चाचा जी जब नागपुर को देखेंगे तो इनको क्या दिखेगा, बस तो आपकी रुक गई, बस आपकी क्या होगी, स्टेशनरी हो गई, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये 50 और ये 50 कट गया, लेकिन आपका नागपुर क्या हो गया, इस तरफ 50 से चलने लगा। तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ नागपुर। क्या हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ नागपुर। इसीलिए हम बोलते हैं कि नागपुर कितने टाइम में आ रहा है। एक्चुअली में नागपुर आता नहीं है, लेकिन इस आदमी को, इस बालक को या फिर चाचा को ऐसा एहसास होता है कि नागपुर सच में चल रहा है, नागपुर सच में चल रहा है। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। आई होप कि आपको रिलेटिव मोशन का फंडा क्लियर है क्या, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, सबको समझ में आएगा रिलेटिव मोशन। सबको समझ में आएगा रिलेटिव मोशन क्या है।